आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर वो फैकल्टी म्यूटेड दिखा रहा है। अब ठीक है? यस यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 है जो ईटीएस है। आपका जो पिक्चर है एनसीईआरटी में वहां पे यहाँ पे 4 प्रोटॉन दिखाया हुआ है, ठीक है? तो आप भी ध्यान में रखना, हो सकता है कहीं मैं जो बोल रहा था उन्होंने पिक्चर इधर से कॉपी कर लिया है, सारा डिटेल जो है पिछला वाला दिया हुआ है, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ से 2 प्रोटॉन, यहाँ से 2 प्रोटॉन, तो ये सब मिल के जो है, ये सब मिल के कितने हो जाएंगे? 10 प्रोटॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ? यहां से ये इस तरह से कर लीजिए, ठीक है? यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से कितना प्रोटॉन जो है आपका मैट्रिक्स साइड से, मैट्रिक्स साइड से आपका किधर की तरफ, पीएमएस की तरफ आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स 135 से, तो मैट्रिक्स से कितने जो है पीएमएस की तरफ प्रोटॉन आ जाएंगे? 10 प्रोटॉन, ठीक है? जो पिछला डिटेल है जो अभी तक फॉलो हो रहा है आपके उसमें, ये सिर्फ पिक्चर में उन्होंने दिया है, ये सिर्फ पिक्चर में दिया है उन्होंने, ठीक है? बाकी जो फॉलो हो रहा है वो यही बोलता है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो 6 प्रोटॉन जो है कहां से कहां आ जाते हैं? मैट्रिक्स टू पीएमएस आ जाते हैं, ठीक है? बट जो पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर में ये दिखा रहा है कि जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है तो जो है क्या कहते हैं, मैट्रिक्स से पीएमएस की तरफ 10 प्रोटॉन आते हैं। तो दोनों को दिमाग में रखना, दोनों को दिमाग में रखना, ठीक है? कि ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है आपका, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक? ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन तक, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 10 प्रोटॉन आपके कहां से कहां चले जाएंगे? फ्रॉम मैट्रिक्स टू पीएमएस। और यहाँ पे उल्टा बोलता है कि जो है क्या कहते हैं, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होंगे इसको यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, तो ये उसके दौरान जो है आपका 6 पेयर ऑफ 6 प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स टू पीएमएस चले जाएंगे, मैट्रिक्स टू पीएमएस। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कह रहा है, यही फॉलो हो रहा है, इसका सिर्फ पिक्चर बना रखा है, ठीक है? क्यों यही फॉलो हो रहा है मैं आपको बता दूं, ठीक है? कि जब जो है क्या कहते हैं 6 प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स से पीएमएस आते हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप करेंगे, और प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बिल्डअप हुआ है उसको जो ब्रेक करोगे तो उससे ब्रेक से एटीपी की सिंथेसिस होगी, ठीक है? तो इतने प्रोटॉन्स से कितना एटीपी बनता है? 3 एटीपी बनता है, ठीक है? और ये जो सब सिनेरियो देख रहे हो ये NaDH2 के केस का, ये सब किसके केस का है? NaDH2 के केस का, ठीक है? तो यहाँ पे एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी बनता है? 3 एटीपी बनता है। तो जो भी आपके यहाँ कैलकुलेशन किया गया वो इससे किया गया, सेम चीज FADH2 का हो जाएगा। FADH2 में अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो यहाँ पे जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ से जो है कितने जो है 1 ऑक्सीजन तक जाएगा, तो कितना प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा? मॉडर्न की बात करना, 4 + 2, यहाँ पे बैठा हुआ है ना आपका कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे, तो ये वाला प्रोटॉन थोड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा वो, ठीक है? तो वो बेसिकली यहाँ पे 6 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा मैट्रिक्स टू पीएमएस, ठीक है? और अगर आप ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलोगे तो इसी FADH2 में, इसी FADH2 में, ठीक है, क्या होगा? मैं बार बार 1 लिख देता हूं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन।
ये जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो यहां से 4, हाँ 4 सही है, 4 प्रोटॉन आपका मैट्रिक्स टू पीएमएस ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये भी बोलता है कि जब 2 प्रोटॉन्स F0 F1 पार्टिकल के थ्रू F0 F1 पार्टिकल के थ्रू पीएमएस से मैट्रिक्स की तरफ वापस जाएंगे, पीएमएस से मैट्रिक्स की तरफ वापस जाएंगे, तो हाउ मेनी एटीपी सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस? 1 एटीपी, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो 6 प्रोटॉन 3 एटीपी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे अभी मैं सब ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे भी सेम चीज लगा दो, यहां पे सेम चीज लगा दो। जब 2 प्रोटॉन्स बेसिकली पीएमएस से मैट्रिक्स जाएगा तो 1 एटीपी बन रहा, तो कितना प्रोटॉन है यहाँ पे? 4 प्रोटॉन। दैट मीन्स कि कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। नींद आ रही लगी क्या बच्चे? नहीं लग रहा है? चलो, तो ये जो है आपका, जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जाओगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कितना एटीपी का सिंथेसिस होगा मैं बताता हूं, रुको। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से, सॉरी पीएमएस साइड से मैट्रिक्स की तरफ जाएगा, किसके थ्रू? F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, तो 1 एटीपी की सिंथेसिस होगी। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। यहां पे कितना था? 2 प्रोटॉन, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है। तो आप ये बता दो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक NADH2 से कितने एटीपी की सिंथेसिस होगी? अगर समझ में आया तो बता दो। 2.5, ठीक है। तो यहाँ जो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग एक NADH2 से आपका 2.5 एटीपी बनेगा, 2.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। जबकि हम कैलकुलेशन किसको लेके करते हैं? 3 एटीपी को लेकर करते हैं, ठीक है। उसमें कितने बनेंगे FADH2 में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? वन 1.5। इसको 6 को डिवाइड करना है आपको किससे? 4 से, 1.5। तो ध्यान में रखना इस चीज को। मैंने मॉडर्न वाला पिछले दिन छोड़ दिया था, मुझे लगा कि शायद उसमें नहीं है, पर न्यू एनसीईआरटी पे मैंने चेक किया तो न्यू एनसीईआरटी पे ये पिक्चर बना हुआ है आपका, ठीक है। अगर पलट के देखा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 2 से 4 प्रोटॉन्स और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा कॉम्प्लेक्स था, क्या नाम था उसका? घर जाके पढ़ना नहीं है ना। 14 स्टूडेंट है जिसमें से एक मैं हूं। 13, 4 3 7, 20 स्टूडेंट। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, नहीं समझ में आया तो घर बैठ के देखना, ठीक है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के, एक तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दूसरा एक एटीपी सिंथेसिस के लिए कितना प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप कहीं पे भी एटीपी कैलकुलेट कर लो। ये 2 पॉइंट, एक तो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ट्रांसपोर्ट होते हैं जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू पीएम साइड, ठीक है, जिससे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और फिर वो जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के दौरान कितने प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्ट से एक एटीपी की सिंथेसिस होती है। अगर ये चीज पता है तो आप कहीं पे भी एनर्जेटिक सॉल्व कर लोगे, नहीं तो मुश्किल है।
तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये चीज तो पिछला ही था, ये पिछला वाला ही था। ETS फिनिश है आपका, ठीक है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन आपका कंप्लीट था। आते हैं कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी मैंने पहले ही पढ़ा दिया, सारी चीजें मैंने इसके बारे में बता दिया है। क्या कि ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक चीज ये है। दूसरा ये है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। लेस एफिशिएंट होगा, ये सब चीजें मैंने पहले ही बता दिया, लेस एफिशिएंट होगा, ठीक है। कितना एनर्जी निकलेगा, 7% अप्रोक्सीमेटली एनर्जी निकलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से लास्ट प्रोडक्ट की बात करूं, लास्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट बेटर टर्म है, एंड प्रोडक्ट की बात करूं तो एंड प्रोडक्ट यहां पे क्या हो सकता है, या तो अल्कोहल प्लस CO2 होगा, अल्कोहल प्लस CO2 होगा, या लैक्टिक एसिड होगा। यहां पे जो लेस एफिशिएंट, इसी के सामने लिख सकते हो 2 ATP प्रोड्यूस होंगे और साथ में क्या बनेंगे, और 2 NaDH2। पर चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो ये कहीं और यूज होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है बस वो यही है, 2 ATP। टोटल जो एनर्जी है वो यही है, 2 ATP। बाकी मैंने सारा डिटेल बता दिया है। आते हैं फर्मेंटेशन पे। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कंफ्यूज मत होना, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर हो रही है यह प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं फर्मेंटेशन के बारे में, तो फर्मेंटेशन आपका दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ये क्या है, सेल के बाहर हो रही एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और ये है एक्चुअली क्या, दिस इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन एथाइल एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन एथाइल अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसमें 2 स्टेप हैं, जो फर्मेंटेशन है 2 स्टेप की प्रोसेस है। कौन कौन से 2 स्टेप है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा स्टेप है इसका ब्रेकडाउन ऑफ, सेकेंड स्टेप इसका क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ, बता सकते हो क्या लिख दूं, पायरुविक एसिड, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। तो 2 स्टेप होंगे फर्मेंटेशन के अंदर। ये जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान टर्मिनल या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था, एरोबिक के दौरान
बच्चे ऑनलाइन वाले आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है टर्मिनल या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? सर O2। ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इंटरनल कंपोनेंट है या एक्सटर्नल कंपोनेंट है? एक्सटर्नल है, बट यहाँ पे कुछ और होने वाला है। यहाँ पे जो फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, वो एक इंटरनल कंपोनेंट है, वो एक इंटरनल कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब देखो प्रोसेस देखो, आपके पास में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, पहला स्टेप जो वहां पे है तो क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। मैंने कहा था कि दिस इज द कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक जो फर्मेंटेशन है उसका पहला स्टेप तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये प्रोसेस कैसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। और ये जो फर्मेंटेशन, एक स्टेप यहीं पे और लिख दो ऊपर, कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आपके प्लांट्स और एनिमल्स में फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप लिख सकते हो क्या, इधर बैक्टीरिया और ईस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, तो ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना आपका। अब ये जो पायरुविक एसिड है, इसके फेट क्या, इस पायरुविक एसिड का क्या फेट होगा, उसके आधार पे फर्मेंटेशन को कई टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्मेंटेशन को मतलब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन किस बेस पे देखोगे कि पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है। ठीक है, पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है, उस पे आप फर्मेंटेशन के टाइप देखोगे। तो अगर यहाँ पे मैं दो आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मैं आपको दो दिखा दूं, ठीक है, पायरुविक एसिड के केस में। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। साइड में लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, साइड में लिख लेना। तो ये जो बेसिकली पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पहले कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड में। चलो फार्मूला बताओ एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल हैं, 2CH3CHO बनेगा। कोई फर्क है क्या दोनों में, कोई फर्क है? पायरुविक एसिड में कोई खास डिफरेंस दिख रहा है क्या? यहाँ पे कितने कार्बन है, ये एसिटल्डिहाइड है। याद रखना, अगर नहीं याद होता तो लिख लो नीचे, ये एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, तो 2 कार्बन है, दैट मीन्स कि देयर इज लॉस ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2CO2 का लॉस दिखा देता हूं। ठीक है, और CO2 का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स कि एंजाइम कौन सी पार्टिसिपेट करेगी, डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ये आपके एनसीईआरटी में है। तो एक एंजाइम आपकी आई कौन सी, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब ये CH3CHO जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, इसका होगा क्या होगा, अच्छा चलो ठीक, यहां पे दो चीजें बनी है। एक तो बना है आपका 2 ATP, बना है कि नहीं ग्लाइकोलाइसिस में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो लिखना पड़ेगा मुझे। NAD प्लस, वो भी कितने NAD है, 2 बना 2 NADH2। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसी के पास में इलेक्ट्रॉन, इसी के पास में तो इलेक्ट्रॉन है। अब तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा, C2H5OH में। C2H5OH क्या है,
इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जरा सा आप रिड्यूस करवा दो इसको, आपके पास में 2 NADH2 हैं और ये किस में चेंज हो रहा है? 2 NAD प्लस में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे वो कहाँ पे कंज्यूम हो गए? फर्मेंटेशन की एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। तो इसी की बात कर रहा हूं कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे वो क्या है? इंटरनल कंपोनेंट है। कौन? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जो C2H5OH इथाइल अल्कोहल पे चेंज हो रहा। तो आपको समझ में आ गया कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो प्रोसेस है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो आपका एसिटाल्डिहाइड बन रहा है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दिस इज द इंटरनल कंपोनेंट, और चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यही अल्कोहलिक, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फर्मेंटेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ध्यान में देखना जाके कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान एथाइल अल्कोहल प्लस CO2 के दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये तो हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये कहाँ पे होता है? ईस्ट। बैक्टीरिया भी अलग ही करता ही है, बट ईस्ट मैंने लिखा दिया है। सेम प्रोसेस आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होगा, पर फर्क क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ना होके इंट्रासेलुलर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रासेलुलर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये प्रोडक्ट तो कॉमन ही है ना, पारुबिक एसिड। अब ये पारुबिक एसिड चेंज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये जो पारुबिक एसिड है ये चेंज हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में। चलो लिख देता हूँ, फार्मूला लिखने से क्या फायदा। लैक्टिक एसिड डायरेक्ट लैक्टिक एसिड पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक एंजाइम का नाम नहीं लिखा, लिखो जरा सा इसमें। अल्कोहल डिहाइड्रोनेज, और इसको एक कोफैक्टर की जरूरत होती है जो है जिंक प्लस प्लस। ठीक है, जिंक प्लस प्लस। तो ये आपका लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, ये जो प्रोड्यूस हुए हैं ये कंज्यूम कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड आपका। कितने मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे? ठीक है, 2 लैक्टिक एसिड। अगर एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पे अलग ही बाद में पढ़ोगे, पर एग्जाम्पल में लिख देता हूं। एक होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब जिसको बोलते हैं, पर अगर बिल्कुल स्पेसिफिक चले जाओगे तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये। इसके अलावा और भी हैं पर आपके सिलेबस के लेवल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ एंजाइम जरूर लिख देना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये बेसिकली एंजाइम लगेगी। ठीक है, तो ये 2 फर्मेंटेशन आपका दिया हुआ है, इतना ही है, इससे ज्यादा। एक और पॉइंट बताऊंगा, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जो ईस्ट है वो कौन सा फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एक प्लांट होता है, डेट पॉम है शायद, पॉम ट्री है बेसिकली।
उसका जो फ्रूट वाला पार्ट है वहां पे जब बड फॉर्मेशन होता है तो वहां पे थोड़ा अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल वो ईस्ट वहां पे जाके उसको अल्कोहल में बोल रहा हूँ, उसमें पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है वो? इथाइल अल्कोहल। कौन कन्वर्ट कर देता है? फंगस, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट कन्वर्ट कर देता है, और उसको बोलते हैं ताड़ी। सुना है ताड़ी का नाम? ठीक है, इंग्लिश में बोलोगे तो टॉडी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ताड़ी बोलते हैं उसको। उसको यूज किया जाता है एज बीवरेजेस देसी इलाकों में, गांव वाले इलाकों में। ठीक है, यहाँ पे भी लोग यूज करते होंगे। तो वो क्यों बनता है? वो ईस्ट फर्मेंट करता है उसको, ईस्ट फर्मेंट करता है। तो अगर जो है क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन अल्कोहल की 13% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक है, मतलब वहां पे अल्कोहल कितना हो जाए? 13%, तो दिस कंसंट्रेशन विल बी सुसाइडल फॉर द ईस्ट। मतलब इस कंसंट्रेशन पे जाके ईस्ट क्या करेगा? मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें लिख दो सुसाइडल, क्या यार, सुसाइडल कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉर ईस्ट, इस पे सुसाइड कर लेता है। ठीक है, सुसाइड कर लेता है। दैट मीन्स कि जब मैं आपको बीवर्जेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, फर्मेंटेशन में जब बीवर्जेस वाला टॉपिक आएगा, माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर इन जो है, ठीक है, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि बीवर्जेस दो टाइप से होंगे। कौन कौन से बीवर्जेस होंगे? एक होंगे सॉफ्ट, दूसरे हार्ड। तो सॉफ्ट बीवर्जेस में आपका आता है बियर, उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 13% का या उससे भी कम, 10% के आसपास। ठीक है, तो उसमें सिर्फ फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। उसके आगे अगर आपको कंसंट्रेट करना है, मतलब आप विस्की देखोगे तो विस्की में तो अप टू 65% तक आपको कंसंट्रेशन मिल जाता है अल्कोहल को। दैट मीन्स कि नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज दिस कंसंट्रेशन। ठीक है, बियॉन्ड दिस कंसंट्रेशन, इसके ऊपर आप जो है अल्कोहल की कंसंट्रेशन नेचुरली इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि कर कौन रहा है? वो तो ईस्ट कर रहा है या कोई बैक्टीरिया करेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि अब दूसरा प्रोसेस होगा डिस्टिलेशन का। इसको डिस्टिलेशन में जो है डिस्टिलरी में डालोगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है वो डिस्टिलेशन, बेसिकली उसका कुछ जो वाटर है उसको इवेपोरेट कराओगे। ठीक है, तो उससे फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी कंसंट्रेशन है जिसके बियॉन्ड आप जो है अल्कोहलिक जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, बाय नेचुरल वेज, नेचुरल मेथड्स। तो ये 13% है सुसाइडल, इसके ऊपर नहीं ले जा सकते आप। तो बस इतना ही, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी देख लेना। ठीक है, मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ 7% आपके बुक में, बट मैं वो पहले ही इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फर्मेंटेशन वाला पार्ट मेरी तरफ से फिनिश है। अब आते हैं हम, क्या रह गया बताओगे? एम्फीबॉलिक पाथवे, इसके बाद हम देख लेते हैं जरा सा। उसमें हालांकि एक ही दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो आप जो है ऊपर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिखोगे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? बीच में कार्बोहाइड्रेट को रख लो, इधर की तरफ आप फैट रख लो, इधर की तरफ प्रोटीन रख लो। आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग पड़ी हुई है एम्फीबॉलिक पाथवेज को पढ़ना, उसमें जो भी एनर्जेटिक्स दी गई है वो तभी पॉसिबल है जब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि सिर्फ किसका रेस्पिरेशन हो रहा है? ग्लूकोज का, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहे हैं। मतलब कि एक बार ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ, तो इंटरमीडिएट्स कहीं और से नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन जब आप एज्यूम करोगे तभी आपकी जो 36 और 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं तभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो एज्यूम नहीं कर रहे हो तो वो जो एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हो, पता लगा आप एक ग्लूकोज से लेके चले और बीच में कहीं पे उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या कर लिया गया? यूज कर लिया गया, तो वो तो कम हो गया ना।
तो फिर वो चीज कंडीशन नहीं होगी। तो आप एक बार एनसीईआरटी में पढ़ना जाके उस एम्फीबॉलिक पाथवे को, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हैं, अभी तक वहां से क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक वहां से क्वेश्चन नहीं आया है। तो चांसेस है कि एग्जामिनर का दिमाग घूमे तो एक बड़ी सी लैंग्वेज बना के क्वेश्चन डाल दे वहां पे। तो देखना कि वो कौन सी कंडीशन है जिसको आप एज्यूम करते हुए, एक्चुअली ये जो है एक थ्योरेटिकल अजम्पशन, एक बायोलॉजिकल वर्ड में या बायोलॉजिकल सेल के अंदर ये जो आप एनर्जेटिक्स देखते हो कि एक ग्लूकोज से 36 एटीपी या 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एक क्या है, थ्योरेटिकल अजम्पशन कि इतना होगा, क्योंकि उस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं चलती हैं। बायोलॉजिकल में अभी आपका जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस चीज के लिए यूज हो जाता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है, ठीक है। सक्सिनॉल कोएंजाइम में कहाँ यूज हो जाता है, जो आपके जो है पोरफायरिन डेरिवेटिव्स हैं लाइक क्लोरोफिल, आपके हीमोग्लोबिन, वहां पे कंज्यूम हो जाता है। तो वो जो है बायोलॉजिकल उसमें सेल के लिए पॉसिबल नहीं है, वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। उससे क्या है कि हमको पता चल रहा है कि किस तरह से अंदर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं वो रन हो रही है। तो ठीक है, उसको एक बार पढ़ना जाके। अब ये आपके पास फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा यूज होगा, ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन्स में मैं इसको ग्लूकोज को ले रहा हूं, ये आपका जाएगा बीच में एक इंटरमीडिएट, यहां पे मैं पिक कर लेता हूं, ग्लाइकोलाइसिस रन हो रही है, कौन सा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड पे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप है। फिर जब ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री लेगा, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल है ये पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल अपना इसको पूरा लॉस करवा देगा, 2 एसिटिल कोएंजाइम है तो पूरा 4 CO2 लॉस होगा। ये कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है। आपको इसकी जो एनर्जेटिक्स है वो पता होना चाहिए, 2 ATP 2 NADH2 यहाँ पे बन रहा है, 2 NADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद आपका जो है 3 NADH2 1 FADH2 और 1 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो 6 FADH2 2 FADH2 और 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो जितने भी NADH2 और FADH2 हैं उनका फेट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं और वहां से फिर वो ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो सब मिला के आपको कितना ATP आ जाता है, ये आ जाता है 36 to 38 ATP। सब कंज्यूम करोगे, मतलब सब समअप करोगे तो आपका जो है 36 to 38 ATP आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये आपको जो मैं रेस्पिरेशन दिखा रहा हूँ, ये आपका ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उससे है यहाँ पे। चलो फैट का देखते हैं। तो फैट का पहले क्या होगा, फैट को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो ऐसा तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ठीक है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले लोगे क्या, स्टार्च, तो स्टार्च ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करना पड़ेगा ताकि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, ताकि उसको सेल एब्जॉर्ब कर सके। मैंने बोला था ना सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेम चीज इसके साथ भी होगा। अब ये जो फैट है, ये फैट पहले कन्वर्ट होगा किस में, इसके ऊपर एक्शन किसका हुआ होगा, लाइपेज में, ठीक है। और ये किस में चेंज हो गई होगी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये ग्लिसरॉल जो है इसका पहले होगा फास्फोरिलेशन, ये चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फास्फेट पे, और फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट का जो होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से NADH2 कुछ प्रोड्यूस होंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जाके, PGAL, DHAP बनेगा, DHAP आपका PGL के साथ में क्या है। तो इसका जो एंट्री पॉइंट है, ग्लिसरॉल का जो एंट्री पॉइंट है वो कौन सा एंट्री पॉइंट है, PGL। मैंने इसीलिए PGL बीच में ले लिया था, ठीक है। ये तो ग्लिसरॉल चला गया यहाँ पे PGL में। अब ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड कहाँ पे जाएगा, तो जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है
तो इसका एक ब्रेकडाउन के लिए एक पाथवे है जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन। और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसको इंट्रोड्यूस करवाता है एस्टाइल कोएंजाइम, ठीक है। किसके थ्रू होगा ये? ठीक है, तो फैटी एसिड को टू एस्टाइल कोएंजाइम ए पे कन्वर्ट कर देगा। बाकी का प्रोसेस सेम होगा, बाकी का प्रोसेस सेम होगा। अब ये प्रोटीन्स का सेम चीज होगा, प्रोटीन्स का भी सेम चीज होगा। क्या होगा प्रोटीन्स का? इसमें भी बेसिकली एंजाइम्स आएंगे, प्रोटीएजेज आएंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अमाइनो एसिड्स में। बहुत ढेर सारे अमाइनो एसिड्स बनेंगे। अब इन अमाइनो एसिड्स का होगा डीएमिनेशन, इनका क्या होगा? डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन से ये डिफरेंट स्टेप पे जा सकते हैं, डिफरेंट स्टेप पे जा सकते हैं। ये पायरुविक एसिड भी चेंज होता है, ये आपका एस्टाइल कोएंजाइम ए में भी चेंज होता है, और ये आपका क्रेब्स साइकिल में भी एंट्री ले लेता है। क्रेब्स साइकिल के जो डिफरेंट पाथवे हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वहां पे भी एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो जो आपके 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 में, तो जो 20 जिस पे डीएमिनेट करके जो इस तरह का अमाइनो एसिड बनाएगा वहां पे वो एंट्री ले लेगा। तो एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि अगर आप जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का कॉमन जो है रेस्पिरेटरी एंट्री पॉइंट बता दो, कॉमन एंट्री पॉइंट तीनों का, तो एस्टिल कोएंजाइम है, ठीक है। एस्टिल कोएंजाइम, ये देखो ये पायरुविक एसिड टूट के एस्टिल कोएंजाइम में पहुंच रहा है, यहाँ से फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एस्टिल कोएंजाइम में पहुंच रहा है, और कुछ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के जो है एस्टिल कोएंजाइम, तो ये कॉमन है एस्टिल कोएंजाइम, ठीक है, कॉमन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट। तो आप लिख दो ये, ठीक है, कॉमन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट। प्रोटीन, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया, ध्यान से चेक करना है इसको। कितना टाइम हो गया बच्चे? 12:25। स्टार्ट कब से किए थे? ठीक है, जो भी। तो ये तो आपका हो गया एम्फिबॉलिक पाथवे में, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी से। के बाद क्या लिखा है? क्या बच्चे? कॉमन रेस्पिरेटरी के बाद क्या लिखा है? कॉमन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इंटरमीडिएट। अब आते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये कुछ नहीं, दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो आप लिख सकते हो इस रेस्पिरेटरी को RQ से रिप्रेजेंट करते हैं, RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अब यहाँ पे अगर कभी मोल्स आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, मोल्स ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम, या नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ O2, ठीक है, सब एक चीज, सब एक चीज, ठीक है। तो ये RQ हो गया। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है आपको किस चीज का आइडिया देता है? लिख दो, गिव्स आइडिया अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, किस तरह का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। अब अगर एक और चीज बताऊं, जैसे एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको RQ का, और सपोज करो मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज में क्या होगा, रिएक्शन आपको याद है, RQ ग्लूकोज का क्या होगा, 6 CO2 रिलीज होते हैं, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं, दैट मीन्स कि 6/6, ठीक है, 6 CO2 by 6 O2,
तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑलवेज क्या होगा रेस्पिरेटरी कोसेंट, ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी कोसेंट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आरक्यू, ठीक है, आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का ऑलवेज क्या होगा, यूनिटी होगा, यूनिटी, यूनिटी, ठीक है। अगर मैं फैट की बात करूं, फैट का, तो फैट का होता है आपका 0.7, प्रोटीन का 0.8 टू 0.9, ठीक है, ये रेंज में होता है। ऑर्गेनिक एसिड का जो आपका है, ऑर्गेनिक एसिड आरक्यू जो ऑर्गेनिक एसिड का है वो मोर देन 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1, या यूनिटी बोल सकता है, मोर देन यूनिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोर देन 1, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, CAM पाथवे, ठीक है, या प्रोड्यूस तो खैर आपके C4 बॉन्ड्स में भी होते हैं, पर CAM पाथवे में देखोगे, ठीक है। अगर आपको आरक्यू बोला जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक, ठीक है, या इस तरह से लिखो जरा, आरक्यू ऑफ या आरक्यू ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज पूछ सकता है, ग्लूकोज का आरक्यू ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट, क्यों, इनफाइनाइट होगा कि जीरो होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, एक मिनट, CO2 रिलीज होता ही नहीं है, यही होगा ना, CO2 रिलीज नहीं होता है, और ओहो यही कंफ्यूज कर रहा था भाई, सही है, पहला सही है, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, CO2 रिलीज, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, सही है। एक और चीज है, बस रहने दो यार, इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में भी इतना नहीं है जितना मैंने बता दिया। तो यहां से ये चैप्टर आपको ओवर हो गया। मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद फिर क्या करेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के जो पार्ट रह गए हैं। आप अपना ओपन करो किताबें, कॉपी जो है, और देखो कहां तक मैंने पढ़ा रखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बचा होगा, गैसेस एक्सचेंज मैंने बता दिया। हाँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट रहता है। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है ब्रीदिंग, वो खत्म कर चुका हूं। दूसरा गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड नहीं, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड या एल्वलाई एंड ब्लड, ठीक है। एंड थर्ड में ट्रांसपोर्ट था, फोर्थ में बिटवीन गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हैं आपके। अब यहां पे आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो बॉडी में देखो, एयर जब आती है तो एयर में तो सारी गैसेस होती हैं, एयर में सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। उसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, पर नाइट्रोजन क्या है, हाईली इनरिएक्टिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, पार्शियल प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहता है, यूज नहीं होता है। सिर्फ हमको बात करनी है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, किस किस के बारे में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की और CO2 के ट्रांसपोर्ट।
तो अब बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करें। तो ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का है उसको आप देखोगे कि दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, दो टाइप से। सपोज कर लो ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में आपकी क्या होंगी, आरबीसी होंगी, ठीक है। ये आपका ब्लड है, ब्लड में आपके दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, प्लाज्मा और सेल्स हैं, जिसको मैं आरबीसी, क्योंकि मेन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑफ ब्लड कौन सा रोल, कौन सी सेल्स हैं, मेन आरबीसी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी हैं, ब्लड, प्लाज्मा एंड आरबीसी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन या CO2 का, वो इन्हीं पे डिपेंड करेगा, इन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो एज डिजॉल्व स्टेट, डिजॉल्व स्टेट कहां पे, इन प्लाज्मा, कितना परसेंट है, 100% अगर आप मानोगे तो 3% अप्रोक्सीमेटली, 3%, ध्यान में रखें, ठीक है। एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग जो भी है, ठीक है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट, 97%, 97%, ठीक है। तो डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, प्लाज्मा में जो डिजॉल्व हो रहा है उससे तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, ठीक है। हमको मेन बात करनी है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में देखो, मैं पहले ही बात करता हूं, ये आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी है आपका, ठीक है। आरबीसी के अंदर बहुत ढेर सारी कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, यहां पे बहुत ढेर सारा प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। कौन सी ऑक्सीजन और कौन सी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, दोनों काम करती है, ठीक है। पर मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन, मेजर काम क्या है, मेजर कैरियर किसका है, ये ऑक्सीजन का कैरियर, ठीक है, मेजर कैरियर ये ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है, ठीक है। टेट्रामर कहने का मतलब है कि 4 चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं यहां पे, पॉलीपेप्टाइड, कितनी चेन है पॉलीपेप्टाइड की, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से लिख लो, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। दो कैटेगरी की चेन होती है, दो कैटेगरी की चेन होती है, एक आपकी अल्फा चेन, दूसरी आपकी बीटा चेन। तो 2 अल्फा चेन होंगी एंड 2 बीटा चेन होंगी, ठीक है। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। वैसे एक चीज और बता दूं कि ये जो बीटा चेन है ये वेरी करती है, ये गामा डेल्टा भी होती है, ठीक है। मतलब 4 टाइप की चेन देखने को मिलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बट ये वाली चेन अल्फा ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ठीक है, और बीटा वेरिएबल है। पर अगर आपको बोलूं कि हम जो है, हम जो यंग वंस हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें उनमें जो है क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड है वो हीमोग्लोबिन का, उसमें यही होता है अल्फा टू बीटा टू, मतलब 2 चेन अल्फा के 2 चेन बीटा, ठीक है। अगर हम उसमें इनबॉर्न की बात करेंगे, ठीक है, जो फीटस है वहां पे भी, फीटस की बात मैं स्पेशली करूं तो वहां पे ये गामा होता है, गामा, गामा के जो एफिनिटी है फॉर द ऑक्सीजन वो इससे ज्यादा होती है। वो इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि उसको मदर के ब्लड से ऑक्सीजन क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो अगर इससे ज्यादा एफिनिटी नहीं होगी तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। बाहर जाना है,
चलो अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे 2 अल्फा चेन है, यहाँ पे 2 बीटा चेन है, अल्फा 2 बीटा 2 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बताने का रीजन एक यही था कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, कैन 1 Hb मॉलिक्यूल, 1 Hb मॉलिक्यूल, ठीक है, कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर सकता है वो। ठीक है, इतनी ये आपका पॉइंट है एनसीईआरटी में ध्यान में रखना कि एक Hb मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मैं बता रहा हूं कि ये तो बता दिया कि 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, नॉर्मल सी रिएक्शन देखो यहाँ पे Hb प्लस O2 ये कंबाइन करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और ये बनाएगा HbO2। क्या बनाएगा? Hb, इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी का क्या नाम है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो बाइंडिंग है HbO2, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ Hb हीमोग्लोबिन किसके साथ में? विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग है Hb की, दिस इज रिवर्सिबल। ऑक्सीजन सो रिवर्सिबल बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। और अगर इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दें तो देखो ये जो चीज होगी, ये प्रोसेस क्या है? एसोसिएशन का प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस क्या है? डिसोसिएशन का प्रोसेस। तो जो एसोसिएशन होगा वो कहां पे होगा? एसोसिएशन कहां पे होगा? इन एल्वियोलाई। एसोसिएशन कहां पे होगा? ठीक है, एल्वियोलाई की जो सरफेस है वहां पे बहुत ढेर सारी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड है, तो वहीं तो होगा ना। तो एसोसिएशन होगा ऑफ Hb एंड O2 इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और डिसोसिएशन कहां होगा? इन बॉडी टिश्यू। तो जो डिसोसिएशन है इन बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इस तरह से Hb ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और 97% ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कौन करता है? HbO2 करता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग, रिवर्सिबल बाइंडिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो कि ये जो बाइंडिंग है बेसिकली, ठीक है, ये डिपेंड करती है मेजरली या प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगा? लिख दो यहां पे। ठीक है, बाइंडिंग of Hb and O2 is primarily depend on अगर आपको पीछे वाला लेक्चर याद होता तो फट से बता देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, जितना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, उतना ज्यादा Hb के साथ बाइंड करेगी। बट ऑल्सो डिपेंड ऑन, बट also depends on other factor, other factors पे भी डिपेंड करेगा। अदर फैक्टर कौन से अदर फैक्टर्स हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो करेगा, साथ में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको पीएच भी लिख सकते हो आप, जिस तरह से इसको लेना चाहो वैसे लिख लो। ओके, तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बाइंडिंग टूटने लगेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाइंडिंग
टूटने लगेगी। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेजरली प्राइमरीली सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। इतनी बात अगर आप जान गए हो तो एक और चीज देखो आप, फैक्ट है सब, ध्यान रखना। 100 ml ब्लड कंटेन अप्रोक्सीमेटली कितना, वैसे तो 12 से 16 ग्राम लिखा हुआ है, पर मैं यहां लिखाने जा रहा हूं क्या, 15 टाइम ऑफ, हाँ जैसे मैनेजमेंट कंफर्म कर देना अपना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम ऑफ HB। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ये 12 to 16 ग्राम लिखा है, ये एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज एक हेल्दी पर्सन के अंदर जितना प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, 15 ग्राम ऑफ HB। एक तो ये चीज है। दूसरा, 1 ग्राम ऑफ HB, 1 ग्राम HD कैन कैरी या ट्रांसपोर्ट या कैरी बाइंड जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ 1.34 ml ऑफ O2। समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप ये बताओ कि जो 100 ml 100 ml ब्लड है वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 20 ml। बहुत एग्जैक्ट जाना चाहते हो तो 19.4 ml गुणा कर लो, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1.34 आ जाएगा, ठीक है, 20 ml। मतलब 100 ml ब्लड आपका 20 ml ऑक्सीजन के, ठीक है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करा सकता है। मतलब जब ऑक्सीजनेशन हुआ है एल्वुलाई में तो कितना ऑक्सीजन कैरी कर लिया 100 ml ब्लड ने, 20 ml के आसपास, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्लीज एक बार में सारा सामान नहीं जा पाता है, 25 घर जो है खाला जी का घर समझ रखा है। चलो, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑफ ऑक्सीजन होगा, 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दो कंडीशन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका दो कंडीशन, एक ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान। रेस्ट के दौरान जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ऑक्सीजन होगा वो होगा 15 ml ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। ये 19.4 ml को आप 20 ml लेके चलोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको यही मान के चलना कि मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो 20 ml को लेके करूंगा, 20 ml। तो ड्यूरिंग रेस्ट 15 ml ऑक्सीजन है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम है, ये बचता है कितना 5 ml। तो रेस्ट के दौरान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना % ऑक्सीजन रह जाता है, 75% ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये किसके हैं? ये विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान कितना रह जाता है? 25%। एक्सरसाइज के दौरान 25% ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान में रखना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग जब आप जो है क्या कहते हैं नॉर्मल आप रेस्ट में हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रेस्ट में हो, तो रेस्ट के दौरान आपका जो बॉडी टिश्यू है कितना ml कितना % ऑक्सीजन कंज्यूम करता है जो है ब्लड से? वो रह जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है 25%, 5 ml। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट। अच्छा यहां लिखा नहीं है क्या? कंटेन लिख दो, कंटेन मतलब कि जो बॉडी टिश्यू यहां से कंज्यूम करेगा, यहां से जो बॉडी टिश्यू कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा? 5 ml O2, 5 ml O2 बाय बॉडी टिश्यू। ठीक है, बाय बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू कंज्यूम करेगा उसको। और यहाँ पे कितना कंज्यूम कर लिया है? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही ब्लड बचा है, कंटेन। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 75% या 15 ml अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ O2, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम बाय बॉडी। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन है उसका मेजर प्रोपोर्शन वो कंज्यूम कर लेगा। तो ये डाटा आप याद करके रखना। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? होना नहीं चाहिए। है किसी को कंफ्यूजन? टाइम कितना हुआ है? 12:50। चलो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। This curve is also known as oxygen hemoglobin dissociation curve, डिसोसिएशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी हो जानते हैं। ये कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख दे रहा हूँ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen। ठीक है, अब यहां पे आप इस तरह से ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, मतलब कि बाइंडिंग होगी तभी तो डिसोसिएशन होगा। तो इनके बीच का जो कर्व है, इनके बीच का जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड। किस तरह का ग्राफ आता है? सिग्मॉइड। इस तरह से, इस तरह से एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्राफ। ठीक है, सिग्मॉइड ग्राफ, एस शेप्ड का ग्राफ है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, वो क्या है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग बिटवीन
oxygen and Hb is कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब समझते हैं? एक Hb के साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो दूसरे को बुलाएगा, आ तू भी बाइंड कर जा। दूसरा जब बाइंड कर जाए तो तीसरे को बुलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे उसके साथ जुड़ते जाएंगे बाइंडिंग क्या होती चली जाएगी? फास्ट होती चली जाएगी। ग्राफ को देखो, ठीक है, ऐसे ही तो ग्राफ है बाइंडिंग। ये थोड़ा सा बहुत पैरेलल बन गया बच्चे, इसको आप लोग पैरेलल मत बनाना, बहुत पैरेलल बना दिया मैंने। ये ऐसा, ठीक है, बहुत पैरेलल बना दिया ये ऐसा, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग को शो कर रहा है। अब देखो यहां पे एक टर्म है, यहां पे एक टर्म है इसको बोलते हैं P50। क्या बोलते हैं? P50। अब ये P50 क्या है? ये वो वाला पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिसपे हीमोग्लोबिन क्या शो करती है? 50%, हाफ सैचुरेशन शो करती है, हाफ सैचुरेशन। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस पार्शियल प्रेशर पे हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बना दूं, इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, इसको 40, आप अपना इधर लिखते जाओ, 60 70 वटेवर। ठीक है, ये सैचुरेशन है आपका। तो आपने P50 वैल्यू तो देख ली, यही यही पूछता है कि P50 वैल्यू क्या है? P50 वैल्यू, तो आप ये बोलोगे कि इट इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन विच हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल शोज सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन शो करते हैं। Partial pressure of oxygen at which half of Hb molecule gets saturated with oxygen, ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट कर जाते हैं। एक चीज तो ये देख लिया आपने, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। कौन कौन से फैक्टर लिखाए थे? टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, पीएच। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप जो है CO2 के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, पीएच बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़े, पीएच बढ़े, या पीएच बढ़ने, पीएच को रहने दो, पीएच हाइड्रोजन आयन के उसमें बात करते हैं। तो मैं सपोज कर लो यहाँ पे टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा है या आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या CO2 कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, सेम चीज है। चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखो चाहे CO2 कॉन्सेंट्रेशन, सेम चीज है। जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये कर्व इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये राइट साइड इधर की तरफ शिफ्ट, ठीक है, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा तो मतलब क्या हुआ? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही की डिक्रीज हो रही है? क्या होगा? अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, ये आपका कर्व है, ये आपका क्या है? शिफ्ट हुआ है कर्व। डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? ये कर्व शिफ्ट हुआ है। और ये शिफ्ट कौन सी है? राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, दिस राइट शिफ्ट ऑफ द HB dissociation curve, this right shift of the HB dissociation curve is known as बोर इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? बोर।
ठीक है, सिंपल सी बात है। राइट शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इज नोन एज बोर। हालांकि बोर ने स्पेशली इसकी बात की थी, बोर ने स्पेशली इसकी बात की थी, ठीक है। तो ये आपका बोर इफेक्ट है। ये लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है अगर ये घटा दें, ठीक है। यहां पे इससे स्पेशली आप जो है सावधान रहना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ये पीएच क्या होगी, ठीक है, पीएच। तो बोर इफेक्ट को लिख दो, बोर इफेक्ट को आप लिख दो यहां पे, ड्यू टू, या इस तरह से लिखो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन with HB increase due to increase in partial pressure of CO2, ठीक है, is known as बोर इफेक्ट। और बोर इफेक्ट से क्या होगा, जो डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट एट राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा HB डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछेगा। एक और दो चीजें और है कि ये किस चीज के बारे में आइडिया देता है, यहां से ही समझ में आ रहा है कि ये जो फैक्टर्स हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आइडिया देता है। तो आप लिख सकते हो कि ये दिस डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व गिव्स, या इस तरह से बेटा लिखो जरा, स्टडी ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व gives the effect of factors CO2 concentration, increase in CO2, hydrogen ion concentration and temperature on binding of oxygen with HB। ऑक्सीजन का HB के साथ जो बाइंडिंग है, उस बाइंडिंग पे इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा, उसको किसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हेल्प से स्टडी कर सकते हो। तो अगर कितना टाइम हो गया बच्चा, 1-2, मैं इस चैप्टर तो खत्म किए बिना छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, बस थोड़ा सा रह गया 10-15 मिनट का, उतना ही टाइम है। ऑक्सीजन एफिनिटी ये लिख, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या लिखा हुआ है, कि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है किसके लिए, ऑफ HB, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P50 वैल्यू के, ठीक है। P50 वैल्यू जितना बढ़ेगी ऑक्सीजन की एफिनिटी उतना ही, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वो उतना ही कम होता चला जाएगा। ये आपका हो गया। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2।
तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जितना मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात हो। जैसे मैंने बोला था कि ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके 3 वेज है। ठीक है, 3 वेज है बेसिकली। कौन कौन से हैं? एक एज अ डिजॉल्व स्टेट, एज डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितना डिजॉल्व होगा। ठीक है। दूसरा एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो, इसको याद रखना, कार्ब एमाइनो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन में बहुत डिफरेंस है। कार्ब हीमोग्लोबिन का मतलब है कि CO2 Hb के साथ बाइंड कर रही है, CO2 Hb के साथ बाइंड कर रही है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड Hb के साथ बाइंड कर रही है। दोनों में फर्क है। ये वाली बाइंडिंग रिवर्सिबल है। ये बाइंडिंग कैसी है, और वो तभी देखते होगा कि अगर CO की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो मोस्ट ऑफ द Hb को कंज्यूम कर लेगी, और जो पर्सन है वो रेस्पिरेटरी सफोकेशन से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलेगी नहीं। सारी की सारी उसने रिवर्सिबल बाइंडिंग, उसने नॉन रिवर्सिबल बाइंडिंग की है, तो एक बार बाइंडिंग हो गई तो वो Hb अब किसी काम की नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एज कार्बोहेमोग्लोबिन, ये आपका अप्रोक्सीमेटली है 25%। मैं एक मिनट, डाटा रुकना, मुझे 25 या 27 ऐसे कुछ है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। 20 to 25%, 20 to 25% रेंज दिया हुआ है, 20 to 25%। ठीक है, ये आपका 7%। ठीक है, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। और चलो तीसरा भी लिख लेते हैं पहले, आप तो नीचे ही लिखना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एज बाइकार्बोनेट आयन, एज बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसके फॉर्म में जाएगा 70%, 70%। ठीक है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किसका है, एज बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म। ठीक है, ओके, इससे इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, इस पे कंसंट्रेट करो। ये वाला जो फॉर्म है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा उतना बाइंडिंग ज्यादा होगी। और ये फैक्टर अफेक्ट किससे होता है, ये किससे अफेक्ट होगा, अफेक्ट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको, इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो बाइंडिंग है दिस इज रिवर्सिबल बाइंडिंग। ठीक है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, और रिवर्सिबल तो आप जानते ही हो कि क्या होता है रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है ऑफ CO2 विथ Hb। Hb के साथ जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग है, Hb के साथ जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग है। रिवर्सिबल बाइंडिंग। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरे वाले में, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, पार्शियल प्रेशर CO2 पे डिपेंड करती है, और अफेक्टेड बाय पार्शियल प्रेशर। ओके, इसको अफेक्टेड। ठीक है, आ जाओ देखते हैं एज बाइकार्बोनेट आयन 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, इसमें ब्लड है, प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा है, और आरबीसी है इसमें, ये आरबीसी है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा। होता क्या है,
कि CO2 आएगी तो पहले कहां पे आएगी? प्लाज्मा में आएगी। ये वाला पार्ट तो प्लाज्मा का है ना, और ये आपका क्या है? आरबीसी, तो पहले आएगी CO2 में। ठीक है, इसी वजह से वो 7% बाइंडिंग जो दिखा रहा है ये। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि CO जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो इसके लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं है, कम है, बहुत कम है प्लाज्मा में। ठीक है, और ये जो है CO2 प्लस H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, ये भी बाइंडिंग आपकी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। और फिर इसके बाद इन दोनों में ये जो है आपका, ये यहां पे लिख लो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हाई कंसंट्रेशन कहां पे है? हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी। दैट मीन्स कि CO2 को कहां पे जाना पड़ेगा? CO2 को जाना पड़ेगा आरबीसी के अंदर। अगर वो क्या करना चाहता है, वो बाइकार्बोनेट आयन बनाना चाहता है। अगर वो बाइकार्बोनेट आयन बनाना चाहता है तो CO2 को कहां पे जाना पड़ेगा? आरबीसी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जिसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी हाई कंसंट्रेशन कहां पे प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। तो आरबीसी में गया वो। ठीक है, वहां पे ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टेज कहीं ना कहीं तो आएगी। जब इसको निकल के यहां पे आप लिख दो CO2 H2O प्लस CO2 CaH2CO3, और इसके बाद फिर आपका ये डिसोसिएट कर गया। ठीक है, तो ये जो है आपका बाइकार्बोनेट आया यहां पे। तो जैसे ही कोई आयनिक स्पीशीज बाहर निकलेगी, सेल के बाहर निकलेगी, तो वो उसके अंदर आयनिक बैलेंस को क्या करेगी? डिसबैलेंस करेगी, उसको डिसबैलेंस करेगी। तो इस आयनिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है। प्लाज्मा से क्लोराइड, यहां से क्लोराइड आयन कहां आ गया? अंदर आ गया। किस चीज के लिए? टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ, टू रिस्टोर द आयनिक बैलेंस। ठीक है, इन आरबीसी, और इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्या करता है? ये प्लाज्मा से कहां मूव कर जाता है? आरबीसी में। प्लाज्मा से मूव कर जाता है आरबीसी में। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा से आरबीसी में मूव कर रहा है, किस चीज के लिए? इस तरह से लिख लो, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी टू मेंटेन आयनिक बैलेंस या रिस्टोर आयनिक बैलेंस, टू रिस्टोर आयनिक बैलेंस क्रिएटेड बाय डिफ्यूजन। देखना, डिफ्यूजन लिखा है यहां पे, डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, फ्रॉम आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, एंड दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। और हम्बर्गर फिनोमेना, हम्बर्गर फिनोमेना, हम्बर्गर फिनोमेना, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हम्बर्गर फिनोमेना। तो बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट कर रहा। ठीक है, वो प्लाज्मा से जाएगा आरबीसी के अंदर क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर जब यहां से निकलेगा तो एल्वुलाई में जाके ये निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। पर उसके दौरान क्या होगा? इसके अंदर आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और उसकी भरपाई कौन करेगा? क्लोराइड। और चूंकि क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये हो गया। एक पॉइंट यहां पे और रहता है, वो ये है कि 100 ml ऑक्सीजन, सॉरी 100 ml ब्लड कितना ml CO2 कैरी करता है? तो लिख दो यहां पे 100 ml ब्लड कैरी 4 ml CO2। ये भी याद रखो, एनसीईआरटी का पॉइंट है।
ये भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। बच्चे याद नहीं हो पाएगा। अभी रेगुलेशन पड़ा है, रेगुलेशन में चलो किसी दिन निकाल दें। हैं? डिजीज और रेगुलेशन बाकी है। डिजीज तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं और रेगुलेशन मुझे बताना था, पर आज नहीं हो पाएगा ये। सैटरडे का देखा जाएगा क्या होगा, सैटरडे का भी छोटा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, अभी क्लोज करते हैं। Thank you, sir.